हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं समझता हूँ आपका इंटरव्यू का तैयारी बेहतर चल रहा है। मैंने फर्स्ट सेक्शन जो है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कहते हैं उसमें 3-4 क्लास लिया था और उस पर आपको बतलाया था कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पब्लिक एड बनते हैं। आज मैं सेक्शन 2 स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें कुछ बतलाऊंगा किस तरह से क्वेश्चन सेक्शन 2 में बनते हैं। जैसा कि आप जानते हो, इंटरव्यू का उद्देश्य कि स्टूडेंट के नॉलेज का टेस्ट करना नहीं होता है, बल्कि स्टूडेंट को एक नज़र देखना होता है और उन सब चीज़ों को चेक करना होता है जिन्हें लिखित परीक्षा द्वारा जांच नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप जब इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हो तो आप में आप मतलब कैसे विश्वास, आत्मविश्वास का मतलब लवरेज होना या भरा होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ रहे। तो आप जैसे कि इंटरव्यू में जो आपसे पूछा जाएगा कोई बहुत डिटेल और लंबा चौड़ा व्याख्या की अपेक्षा नहीं की जाएगी। हल्का फुल्का क्वेश्चन उनके नज़र पर जो लगेगा कि एक स्टूडेंट को होना चाहिए। जैसे सपोज करो कोई स्टूडेंट हिस्ट्री बैकग्राउंड का है और पब्लिक एड से दे रहा है, तो मौर्य प्रशासन मुगल प्रशासन से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि आपने उसे वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा था। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये देख लेना चाहिए, समझ रहे। और इसमें बहुत डिटेल में नहीं, हल्का फुल्का पूछा जाता है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कब लिखा गया था, किसमें क्या है, वगैरह वगैरह। ये किस चीज की व्याख्या करता है, सप्तांग सिद्धांत क्या है, वगैरह वगैरह। जैसा कि आप जानते हो कि भारतीय प्रशासन जो है वह उतना ही पुराना है जितना पुराना भारतीय राज्य व्यवस्था है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता देखें या उसके पहले देखें, जहाँ तक हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है, उस आधार पर निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि उस समय भी एक उपयुक्त प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था अस्तित्व में रहा होगा। तो भारतीय प्रशासन को मैं निरंतरता मतलब कह सकते हो विरासत और निरंतरता, या कह सकते हो ऐसा क्या कह सकते हो, संस्कृति और पर्यावरण दोनों का प्रतिफल मान सकते हो। संस्कृति और पर्यावरण का मतलब क्या हुआ? संस्कृति जो है वह विरासत के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुआ है, और पर्यावरण जो है उसमें हम समय के अनुसार एडजस्ट करते रहे भारतीय प्रशासन में। तो आप कह सकते हो कि भारतीय प्रशासन परंपरा और परिवर्तन का योग है। परंपरा जो है विरासत के माध्यम से आया है और परिवर्तन जो है पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के आलोक में विकसित हुआ है। भारतीय प्रशासन में अगर आप देखोगे तो मूल्यों का सिलसिला बड़ी पुराना है। बहुत सारे चीज जो आज भारतीय प्रशासन में हम देखते हैं उसका उल्लेख या उसका व्यवहार आज नहीं, आज से हजारों हजार वर्ष पहले मौर्य प्रशासन और उसके पहले भी देखने को मिलता है। उसी प्रकार आप देखते हो जैसे ग्राम आज भी इम्पोर्टेंट है और उससे भी इम्पोर्टेंट था। समझ रहे, ग्राम स्वराज्य, जैसे आप देखो कुटुंब से ग्राम बनता था, ये वैदिक काल की व्यवस्था था। तो ग्राम जो था वैदिक काल में भी शासन का आधारभूत इकाई था और आज 21वीं सदी में भी समझ रहे हैं शासन का आधारभूत इकाई है। उसी प्रकार अगर आप देखो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण उससे भी महत्वपूर्ण होता था, आज भी महत्वपूर्ण होता है। सुशासन उससे भी महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल को हम लोग क्या बोलते थे? प्रबुद्ध राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहते थे कि नहीं, कि शासन राजतंत्रात्मक था, इसके बावजूद लोक कल्याण के तत्व मौजूद थे, समझ रहे हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वजन सुखंतु ये सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये सब गुड गवर्नेंस, शुभ लाभ, हर घर में अभी भी दिवाली के समय देखते शुभ लाभ लिखते हैं, और मुस्लिम लोग अपने घर में 786 कुछ इस तरह की व्यवस्था लिखते हैं। ये क्या है? ये शासन, ये श्रेष्ठ मूल्य है, समझ रहे हैं। शुभ मतलब सबका भला हो और लाभ मतलब सबका मेटेरियल गेन हो, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार आप देखते हो गुड गवर्नेंस कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि हजारों हजार वर्ष पहले अस्तित्व में रहा है। तो आप देखते हो कि भारतीय प्रशासन निरंतर परंपरा और परिवर्तन दोनों का प्रतिफल है, समझ रहे। विरासत के माध्यम से परंपराएं चली आई है और पर्यावरण के
साथ ये जो उसने अंतः क्रिया किया उसके आलोक में परिवर्तन किए गए। जैसे बहुत सारे चीज जो है भारतीय प्रशासन में आप देखते हो शुरू से चला आ रहा है, बहुत सारे चीज जो है हमने पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके अपनाए। जैसे लोकपाल संस्था, तो लोकपाल संस्था भारत की अपनी संस्था नहीं है, ये स्वीडिश व्यवस्था, स्वीडन का जो ओम्बड्समैन उसी का भारतीय स्वरूप हुआ। सूचना का अधिकार जो हमने अपनाया है वो भी भारत का अपना नहीं है बल्कि दूसरे देशों से अपना है। यहाँ के संसदीय लोकतंत्र भी हमने ब्रिटेन से अपना है, वगैरह वगैरह। तो भारतीय प्रशासन में जैसा कि मैंने बताया मूल्यों का सिलसिला सदियों पुराना, लेकिन जो मौजूदा ढांचा जो है वह ब्रिटिश शासन काल का देन है। यानी कि चूंकि उतना मतलब उतने पुराने व्यवस्था उस रूप में संरचना में देखा जाना बड़ा मुश्किल वाला काम है, लेकिन व्यवहार में मतलब वो कालक्रम में क्या होता है, छाए जाते समाप्त हो जाते। लेकिन ब्रिटिश काल जो हाल में सबसे पहले अभी सबसे आज भी से देखा सबसे नजदीक तो ब्रिटिश काल है और उसका भारतीय शासन पर गहरा प्रभाव है। आज भी देखते होंगे बहुत सारे संरचना ढांचा वगैरह जिला प्रशासन का और न्याय प्रशासन का देखते हैं वो सब ब्रिटिश काल में ही डेवलप हुआ, समझ और अभी भी अस्तित्व में बना हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो भारतीय प्रशासन का मैंने एक स्केच बनाया आपको कि भारतीय प्रशासन का मतलब आप देखोगे मैंने यहाँ पर काल के तरफ देखा, मौर्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता प्राप्ति और वर्तमान, ठीक है, मतलब आज वस्तु स्थिति। और इस तरफ रखा है शासन के मूल्य, मौर्य काल में शासन के मूल्य क्या थे, मुगल काल में शासन के मूल्य क्या थे, फिर केंद्र स्तर पर क्या शासन था मौर्य काल में, मुगल काल में, फिर प्रांतीय स्तर, फिर स्थानीय स्तर, फिर वित्त प्रशासन, फिर कार्मिक प्रशासन, फिर न्याय प्रशासन, फिर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर आप इस टेबल को भरेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय प्रशासन में जो सिलसिला है सदियों पुराना है। और मौर्य कालीन क्या उसके पहले भी अगर प्री मौर्यन में भी देखोगे तो बहुत सारा चीज मिलता है कि उस समय भी सभा और समिति होता था, उस समय भी राजा होते थे, उस समय भी शासकीय कार्यों को विभागों में बांटा जाता था, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार आप उस समय भी गणराज्य व्यवस्था था वगैरह वगैरह। तो आप देखते हो कि ये शासन का सिलसिला बहुत पुराना है, मूल्यों का सिलसिला बड़ा पुराना है। भारतीय प्रशासन के विकास में कई महत्वपूर्ण पड़ाव हुए, पड़ाव समझते हो, भूमि चिन्ह है, पद चिन्ह जिसको हम लैंडमार्क का जिसके आधार पर हम उसको पहचान कर सकते, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है, मुगल का मौर्य कालीन हुआ, फिर मुगल कालीन हुआ, फिर ब्रिटिश कालीन प्रशासन हुआ, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति, फिर वर्तमान में आज। तो ये सब लैंडमार्क हुआ भारतीय प्रशासन के विकास का। तो मुगल काल, पहले मौर्य काल, फिर मुगल काल, फिर ब्रिटिश काल, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति, फिर वर्तमान। आप देखते हो मेंस पर अक्सर क्वेश्चन आता था, मौर्य काल पर भी आया है, मुगल काल पर भी आया, ब्रिटिश पर भी आया है, अक्सर आता रहा है कि नहीं। तो अभी हम लोग उसी पर देखते हैं मौर्य काल में। मौर्य काल जैसा कि मौर्य कालीन प्रशासन, अगर कुछ इस तरह से देखो हम लोग इसको जैसे मौर्य कालीन प्रशासन को एक और नाम से समझ सकते कर सकते हैं भारतीय प्रशासन का मौर्य काल में विकास। कि भारतीय प्रशासन तो बड़ी पुराना है और उसका मौर्य काल हुआ, मुगल काल हुआ, ब्रिटिश काल हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ और आज हुआ, उसमें क्या विकास क्रम चल रहा है उस पर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। तो मौर्य काल में भारतीय प्रशासन कई दफा बीपीएससी में पूछा आया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज, एक दफा क्वेश्चन आया था, एक दफा आया था। कौटिल्य ने भारतीय प्रशासन के संरचना और कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने भारतीय प्रशासन की संरचना और प्रकृति को व्यापक तौर पर प्रभावित किया। तो इस तरह से क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। तो आप जानते हो कि भारतीय प्रशासन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमि चिन्ह है वो मौर्य कालीन प्रशासन है, जिसकी स्थापना किसने किया था, जिसकी स्थापना चाणक्य ने किया था, और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और उसमें चाणक्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, समझ रहे हैं, कौटिल्य भी कहा जाता है। और उनके द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वह भारतीय प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राचीनतम ग्रंथ कहा जा सकता है, समझ रहे हैं। इसमें आपका शासन के मूल्य के बारे में भी है और शासन के स्वरूप का व्याख्या भी किया गया है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है क्या।
तो ऐसा कुछ लोग नाम से अपना बोलते कि अर्थशास्त्र की पुस्तक है, कोई बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है, कोई बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक है, कोई बोलते हैं सोशियोलॉजी की पुस्तक, कोई बोलते हैं एथिक्स की पुस्तक है। समझ रहे वर्चुअली यह है राजतंत्र से संबंधित, स्टेट क्राफ्ट से संबंधित है, मतलब राज्य का कैसा काम होना चाहिए, कैसा स्वरूप होना चाहिए वगैरह वगैरह। इसमें जो कौटिल्य ने खुद अपना पुस्तक का 15वें अधिकरण, 15वां जो चैप्टर है, उसमें कौटिल्य ने खुद अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है और उसने कहा है, समझ रहे, अर्थशास्त्र के परिभाषा के क्रम में कि मतलब कह सकते हैं मनुष्य की आजीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। तो भूमि को प्राप्त करने और उसके प्रबंधन करने का जो विज्ञान होता है उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की बाकायदा परिभाषा भी की गई है, 15 अधिकरणों में विभक्त है। यह माना जाता 300 से 100 ईस्वी के ईसा पूर्व के बीच लिखा गया है, समझ रहे। और यह जो है भारतीय प्रशासन के बारे में जानकारी का, प्राचीन कालीन भारतीय प्रशासन के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा मेगास्थनीज के इंडिका हुआ, फिर कौटिल्य मतलब अशोक के शिलालेख हुए, यूनानी रचना हुए, इनसे भी मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे इंटरव्यू में आपसे छकाने के लिए पूछा जा सकता है कि अच्छा बतलाइए कि मौर्य काल में जो स्थानीय शासन का उल्लेख मिलता है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, समझ रहे। तो आप बोल देंगे, स्टूडेंट तपाक से बोल देंगे कि नहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र नहीं, ये मेगास्थनीज के इंडिका से मिलता है। तो ये सब चीज थोड़ा आपको जानना चाहिए, समझ रहे। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बतलाया आपका 15 अधिकरण में बटा हुआ है। यह राजतंत्र से, स्टेट क्राफ्ट से संबंधित है, राज्य को कैसे चलाया जाए, राज्य का स्वरूप क्या हो, इसमें दोनों चीज है, थ्योरी भी है, प्रिंसिपल्स भी है और उसका एप्लीकेशन भी है। पहले पार्ट में इसमें मगर देखा है राज्य का क्या सिद्धांत है, राज्य को कैसे काम करना चाहिए, राजा के क्या लक्षण होना चाहिए वगैरह वगैरह। अगर आप देखोगे डिटेल में तो देखोगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में राजा के समय और दिन और रात दोनों के समय का बाकायदा वर्गीकरण कर दिया गया है और तय कर दिया गया कि किस पहर में राजा क्या करेंगे। दिन का 8 पहर, रात के 8 पहर, 1.5 घंटा का एक पहर है और सब में राजा के कार्य को निर्धारित कर दिया गया, जो इस बात को बतलाता है कि कौटिल्य का मतलब कौटिल्य अपने राजा के प्रति क्या नजरिया रखते थे। समझ रहे, कौटिल्य ने अपने राजा को नैतिक मूल्यों से विभूषित किया। सारे बहुत सारे चीज जो है ऐश्वर्य उसमें जोड़ा, ऐसा कि आप देखते हो ना कि इसके कौटिल्य का स्टेटमेंट राज्ञान सुखे प्रजान सुखे, कि राजा का सुख क्या है, प्रजा के सुख में है। तो राजा का हित प्रजा के हित में है। जो राजा को प्रिय लगे वह उसे अपना हित ना समझे, बल्कि जो प्रजा को प्रिय लगे वह उसे अपने हित समझे। इस पर यूपीएससी में भी एक दफा क्वेश्चन आया था। तो ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से विचार इस परिप्रेक्ष्य में। क्लियर है। तो आप देखते हो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण सब में सबका उल्लेख किया गया है कि राजा का राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राजा के निजी सेवकों का काम क्या है, सप्तांग सिद्धांत क्या है, और मंडल सिद्धांत क्या है वगैरह वगैरह। समझ, कौटिल्य के विचार में राज 7 अंगों से बना है। समझ, इसको सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। कौटिल्य मानते हैं कि राज्य जो है समझाते सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। राज्य के अभाव में क्या होगा, मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसको जरा देख लेंगे 7 अंग कौन है, तो राजा है, तो मंत्री है, तो बीट है, तो सेना है, तो दुर्ग है, तो किला है, तो ये सब जरा देखते हैं, मित्र है वगैरह 7 अंग होते। तो ये सब जरा आपको देख लेना पड़ेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 14 जो 18 मतलब अधिकारियों का उल्लेख वो भी जरा देख लेना होगा कि 18 कौन कौन है, राजा हुए, अमात्य हुए, पुरोहित हुए, सेनापति हुए, व्यवहारिक हुए, द्वारिक हुए, समझ रहे, ये सब जितने भी सबके अलग अलग काम थे उनके बारे में आपको जानकारी चाहिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में जो भारतीय प्रशासन का व्याख्या किया गया है वह कैसा प्रशासन था, वह केंद्रीकृत प्रशासन था और उसमें मतलब क्या है, मतलब आकार के हिसाब से विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय प्रशासन प्रांतों में बटा था जिसका प्रधान प्रांतपति कहलाता था वगैरह वगैरह। प्रांत बटे हुए थे किस में,
स्थानिक में स्थानिक बटे हुए थे। समझ रहे हैं? अंततः ग्राम में, तो ग्राम हो गया आधारभूत, अगर नगर हो गया शहरी इकाई, और ग्राम हो गया ग्रामीण इकाई। तो ग्राम में भी पंचायत व्यवस्था थी जो अर्ध स्वायत्त प्रकृति का था, जिसका प्रधान कौन ग्रामीण कहलाता था। क्लियर है? और इधर जो शहर था, नगर जिसको कहते हैं, उसके बारे में जैसा भी तुरंत हमने बताया कि मेगास्थनीज के इंडिका में पटना नगर निगम का उल्लेख, नगर पालिका का उल्लेख किया गया, जो 30 सदस्यीय परिषद हुआ करता था, 4 वार्डों में बैठा हुआ था, 6 समितियों के माध्यम से काम करता था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें आप देखते हो, समझ रहे हैं कि मतलब शासन तो केंद्रीकृत था, लेकिन यथानुसार विकेंद्रीकरण के प्रावधान किए गए थे। प्रांत स्तर पर भी शासन था, स्थानिक स्तर पर भी शासन था, और जिला ग्राम स्तर और नगर स्तर पर भी शासन था। स्थानिक को वर्तमान में आप जिला प्रशासन के साथ कुछ हद तक कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जरा आप देख सकते हैं कि जैसे देखते हो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कार्मिक प्रशासन, एक दफा यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो कार्मिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, उसकी तुलना मैक्स वेबर के नौकरशाही प्रतिमान से कर सकते हो, क्योंकि वह योग्यता आधारित था, वह आजीविका आधारित था, उसमें कर्मचारी को उदारता पूर्वक वेतन मिलता था, वह भी मुद्राएं मिलता था। मतलब उस समय 48,000 पन वार्षिक वेतन दिए जाने का यह प्रावधान है। कुछ अधिकारियों को उस समय 48,000 पन वार्षिक वेतन दिया जाता था। समझ रहे? अधिकारियों पर उनके व्यवहार पर नियमन के लिए गुप्त निरीक्षक व्यवस्था थी। राजा स्वयं वेश बदल कर घूमता था, समझ रहे हैं, सूचनाएं संग्रह करता था, समझ रहे हैं, अनुशासन पर बल दिया जाता था। उस समय व्यवहारिक नजरिया अपनाया गया, मतलब देखते व्यवहारिक दृष्टिकोण भी था। कौटिल्य मानते हैं कि उस समय भ्रष्टाचार भी था, जैसा कि कौटिल्य ने भ्रष्टाचार के 40 रूपों का उल्लेख किया है। समझ रहे? उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति जीभ पर अगर शहद रखता है तो उसके स्वाद चखे बगैर नहीं रह सकता, उसी प्रकार प्रशासन में भी कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसका सत्ता का दुरुपयोग न हो, यह संभव नहीं है। तो इस हिसाब से उन्होंने वित्त प्रशासन पर भी वर्कआउट किया कि सभी उपक्रम वित्त पर निर्भर करते, इसलिए कोषागार पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने राजस्व प्रशासन का व्याख्या किया है, राजस्व अधिकारियों के बारे में बतलाया है, समझ रहे हैं, और भू राजस्व का उल्लेख किया है कि वह कुल उपज का 1/6 हिस्सा होता था, समझ रहे हैं। और आप देखते रजुका एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। फिर समझ रहे हैं, फिर आप देख सकते हो कोषाध्यक्ष हुआ करते थे जो केस के प्रधान होते थे, वगैरह वगैरह। तो काफी बेहतर व्यवस्था मौर्य काल में आप देखते हो। जो मौर्य प्रशासन के बारे में मौर्य काल में देखने को मिलता है। स्थानीय प्रशासन, न्याय प्रशासन के बारे में भी देख सकते हो कि न्याय प्रशासन न्यायिक अपराध 2 वर्गों में बटा हुआ था, धर्म स्तरीय और कंटक शोधक। धर्म स्तरीय को आप कह सकते हो जो आज दीवानी मामले हो गए, और कंटक शोधक हो गए जो फौजदारी मामले हो गए। न्याय का कठोरता से प्रावधान किया गया है, ऊपर से नीचे तक न्याय की व्यवस्था की गई थी, समझ रहे, और कठोर दंड का प्रावधान था। धर्म के आधार पर न्याय की व्याख्या थी, समझ रहे। और मतलब कह सकते राजा सबसे ऊपर जो होता था, न्याय प्रशासन के शीर्ष पे होता था, राजा सत्ता का केंद्र बिंदु होता था, और संविधायक, कार्यकारी, न्यायिक सब शक्ति निहित होता था, समझ रहे। तो इस प्रकार आप देखते हो कि मौर्य प्रशासन के बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा खासा उल्लेख है, और उसी के अध्ययन से हमें पता लगता है कि उस समय एक उत्कृष्ट शासन व्यवस्था अस्तित्व में रहा होगा। क्लियर है? तो इसको जरा एक बार देख लेना, हो सकता है इंटरव्यू में पूछा जाए। त्रिकोण लिखा, कितने भाग में है, सप्तांश सिद्धांत क्या है, मंडल सिद्धांत क्या है। मंडल सिद्धांत क्या है? तो मंडल सिद्धांत हुआ पड़ोसी देश और राज्यों के साथ संबंधित विदेश संबंध से संबंधित नीति को मंडल सिद्धांत कहा गया। इसमें राज्य को 4 वर्गों में बांटा गया कि विजेता राज, हरिराज, मध्यम राज, तटस्थ राज। विजेता राज कौन? जो साम्राज्य विस्तार की कामना करता है। हरिराज कौन? जो साम्राज्य विस्तार का शत्रु हो। तटस्थ राज कौन? जो सबसे अलग थलग है। और मध्यम राज कौन? जो न मित्र हो न शत्रु। तो ये सब देख लेना होगा आपको। क्लियर? फिर हम लोग देखते हैं मुगल प्रशासन।
मुगल प्रशासन की स्थापना बाबर ने किया था, और इसमें हुमायूं हुए, जहांगीर हुए, अकबर हुए, शाहजहां हुए, ये सब महत्वपूर्ण शासक हुए, औरंगजेब हुए। क्लियर है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? अकबर का है। और अकबर की तुलना आमतौर पर किससे की जाती? अशोक से की जाती। कई दफा इंटरव्यू में स्टूडेंट से पूछा था कि अकबर और अशोक में कौन महान थे। समझ रहे? तो दोनों की महानता अलग अलग थी। समझ रहे? प्रशासनिक दृष्टि से तो अकबर ज्यादा महान इसलिए माना जाएगा कि अकबर के मतलब काल में मुगल प्रशासन का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ, और अशोक के शासन के बाद क्या हुआ, थोड़ा वो पतन पे चला गया, बिखर गया, कि उन्होंने मौत धर्म अपना लिया, फिर धर्म के प्रचार प्रसार में ही ज्यादा अभिरुचि लेने लगे। समझते? ये कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे किसी को सुपरलेटिव, किसी को कॉम्परेट इस तरह से नहीं बोल के आप ऐसे निकलने की कोशिश करिए कि दोनों महान शासक थे, दोनों के बीच दोनों का अपना योगदान है। एक ने धम्म नीति दिया, एक ने कह सकते हो कि सुलह कुल दिया, इसके बाद बतला सकते हो कि एक ने साम्राज्य विस्तार का बात कही या साम्राज्य विस्तार किया, एक ने कह सकते हो सहिष्णुता को आगे बढ़ाया, वगैरह वगैरह, किस तरह से पॉइंट आउट कर सकते हैं। क्लियर है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि मुगल काल का के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है। तो बहुत सारा जानकारी, अकबरनामा, बाबरनामा, बहुत सारा है कि नहीं, हुमायूं नामा है, फिर मध्यकालीन भारत पर कई पुस्तक लिखी गई है जिससे भी मुगल कालीन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। यह भी मौर्य कालीन प्रशासन के समान एक विशाल प्रशासनिक व्यवस्था था। इसमें एक समान कर संरचना था, एक समान मुद्रा था, एक समान प्रशासनिक व्यवस्था, एक विशाल भूभाग पर फैला हुआ था। समझ रहे? और इसमें जो शासक हुआ करते थे, बादशाह, उसके शक्ति का आधार कौन था? सेना होता था। क्लियर है। धर्म गुरुओं का शासन में अच्छा खासा महत्व था। समझ रहे? बादशाह सर्वे सर्वा था। उसके सहायता के लिए मतलब मंत्री परिषद था, जिसकी नियुक्ति स्वयं बादशाह करता था, और वे बादशाह के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते थे। तो उसके मतलब जो प्रशासनिक तंत्र था, उसमें कह सकते वजीर हुआ करता था, फिर दीवान होता था, फिर मीर बख्शी होता था जो सेनापति कहला सकता है, फिर आप कह सकते हो कि कह सकते हो राजस्व प्रशासन का, न्याय प्रशासन का जो होता था, वो कह सकते हो सदरे जहां, सदरे कुल, समझ रहे, ये सब होते थे। फिर कह सकते हो आपकी वो जो कहते हैं उसका जो क्या कहते हैं आपका जो ढांचा था, केंद्रीय प्रशासन वो प्रांतों में बटा हुआ था। उसमें प्रांत नहीं कहते थे, बल्कि उसमें उसको क्या कहते थे? सूबा कहते थे। और सूबा का प्रधान कौन कहलाता था? सूबेदार कहलाता था। क्लियर है। सूबेदार जनरली जो शाही परिवार के लोगों को ही बनाया जाता था। समझ रहे हैं? उसमें इन सबको क्या कहते हैं आपका बाहरी आदमी को नियुक्त नहीं किया जाता था। उसके प्रांत स्तर पर, सूबा स्तर पर मतलब एक और भी पद होता, दीवान होता था, जो भी उसकी नियुक्ति भी बादशाह करता था। और दोनों के पीछे जो मंशा था, दोनों के बीच चेक एंड बैलेंस बनाए रखना होता था कि बादशाह और सूबेदार और दीवान दोनों इस तरह से काम करे कि कोई खिलाफत जाए तो व्यवस्था को कंट्रोल रखा जा सके। और सूबा स्तर पर भी प्रशासनिक व्यवस्था, पुख्ता व्यवस्था किया गया था। समझ रहे हैं? जैसे केंद्र स्तर पर और बहुत सारे अधिकारी से कोतवाल हुआ करता था, फिर आप कह सकते हैं आमिर हुआ करता था, फिर आप कह सकते हो सुदरे सुदूर हुआ करता था, फिर आप कह सकते हो खान शामा हुआ करता था। खान शामा जो था बहुत इंपॉर्टेंट पद हुआ करता था मुगल काल में, क्योंकि वह राजशाही जो शाही परिवार उसके हितों की देखभाल करता था। उसका अपना पृथक सचिवालय होता था। समझ रहे? उसका अलग सबसे बड़ा विभाग अगर मुगल काल में था तो वह था शाही विभाग था, जिसका प्रधान कौन था?
खानसामा होता था, वह शाही परिवार के हितों का, अतिथियों का देखभाल इत्यादि करने के लिए होता था। जैसे 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 कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 भागों में बटा हुआ है, उसी प्रकार अबुल फजल द्वारा रचित जो अकबरनामा हुआ वो भी 3 भागों में बटा हुआ है। उस पहले भाग में तैमूर वंश का बारे में, और फिर क्या कहते हैं आपका, इनका बाबर और हुमायूं का उल्लेख है। दूसरे वाले भाग जिसको अकबरनामा कहते हैं, जिसमें क्या है, उसमें अकबर के शासन का उल्लेख है। इसी को हम लोग आईने अकबरी कहते हैं। आईने का मतलब होता है संविधान, और अकबरी का मतलब अकबर का। तो आईने अकबरी मतलब अकबर का संविधान या शासन व्यवस्था है, उसमें अकबर के जितने भी साल के शासन सबका उल्लेख किया गया। फिर जो तीसरे भाग में अकबर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, फिर हिंदू दर्शन के बारे में, ज्योतिष के बारे में, और बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया गया। तो 3 भाग में बटा हुआ है। क्लियर है? फिर आप यहाँ पॉइंट आउट कर सकते हो कि इस प्रकार केंद्रीय प्रशासन बटा मुगल मौर्य काल में जिसका प्रधान सम्राट होता था, इसमें बादशाह होता था। जिस प्रकार उसके सहायता के लिए अधिकारी तंत्र थे, यहाँ पर भी मंत्री परिषद हुआ करता था। फिर आप कह सकते हो जिस प्रकार वहाँ प्रांत था, यहाँ पर सूबा था। फिर उसके बाद आप देखते हो सूबा जो था नीचे बटा हुआ था, किस में? सूबा बटा हुआ था नीचे आपका कह सकते हो सरकार में, परगना में, ग्राम में। सॉरी, सरकार को या वर्तमान में जिला कह सकते हो। अकबर के शासनकाल में करौरी फौजदार एक पद होता था, जिसकी तुलना वर्तमान में आप किससे कर सकते हो? जिला कलेक्टर से कर सकते हो, किरोरी फौजदार। क्लियर है? तो किरोरी मतलब रेवेन्यू मामलों का प्रधान, और फौजदार मतलब लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाला, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू को देखता हो उसको किरोरी फौजदार मुगल काल में कहा था, अकबर के शासनकाल में। क्लियर है? फिर आप देख सकते हो कि अकबर ने अपने शासनकाल में कार्मिक व्यवस्था में कुछ आमूल परिवर्तन किया था, इसको मनसबदारी व्यवस्था कहते थे, जिसमें सैन्य क्षमता के आधार पर मनसब निर्धारण किया जाता था। इसमें न्यायिक प्रशासन और सिविल प्रशासन, सैन्य प्रशासन और नागरिक प्रशासन और गैर नागरिक असैनिक प्रशासन को मिला दिया गया था। यानी कि आप कह सकते हो सैनिक वाले हर असैनिक अधिकारी को सैनिक में के पद पर उनको रखा जाता था, और युद्ध के समय उन्हें सैनिक के रूप में सहायता करना होता था। उनके सहायता के लिए अपने उनका एक सैनिक बल भी होता था, जिनके रख रखाव के लिए जो बादशाह होता था उनको मनसब दे देता था। उसमें अस्वच्छ मतलब कह सकते हो जात और सवार 2 वर्गीकरण हुआ करता था। ये व्यवस्था जो सैनिक और असैनिक प्रशासन का मिलाने का जो प्रयोग किया गया था, हालांकि बहुत सफल नहीं हुआ, लेकिन नया तो था। समझ रहे हैं? तो सैनिक और रासायनिक प्रशासन, इसको मनसबदारी व्यवस्था कहते थे। सैनिक को वस्तु में भी वेतन मिलता था और मुद्रा में वेतन मिलता था। सर मुगल काल में जो और था, न्याय प्रशासन बड़ा बेहतर क्वालिटी का था, और उसमें दीवानी और फौजदारी 2 वर्गों में बटा हुआ था। समझ रहे हैं? जैसा आप देखते हो कि उस समय मुगल काल में खास तौर पर जहांगीर का शासन काल जो था बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है न्याय प्रशासन के दृष्टि से। उन्होंने न्याय का जंजीर लगा रखा था कि कोई भी व्यक्ति कभी भी बादशाह के दरबार में न्याय का जंजीर खींचकर न्याय की गुहार लगा सकता है। समझ रहे? उसके बाद आप देखते हो कि मुगल काल में भी जो शासन थे 2 वर्गों में बटे हुए थे, ग्रामीण क्षेत्र और स्थानीय नगरीय क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन होता था? ग्रामीण क्षेत्र में जो होते थे वो कहलाते थे चौधरी, मुकद्दम, पटवारी। मुकद्दम जिसकी तुलना वर्तमान में आप मुखिया से कर सकते हो। समझ रहे? और उसके सहायता के लिए पटवारी होता था, चौकीदार होता था, चौधरी होता था। पटवारी रेवेन्यू कार्य में देखता था, चौकीदार लॉ एंड ऑर्डर देखता था। समझ रहे हैं? और चौधरी जो जुडिशियल काम को देखता था। समझ रहे हैं? उसी प्रकार गाँव शहर में जो था नगर कोतवाल होता था। समझ रहे हैं? वो इस काम को नगर जो होता था गांव में बटा होता था, और गांव में मतलब नहीं, नगर जो होता था वो वार्ड में, और वहां से का उसका समझ रहे हैं मीर मतलब कह सकते हो बहाल होते थे जो इस कार्य को देखते थे। समझ रहे? तो दोनों मिलकर इस कार्य को मैनेज करते थे। इसके अलावा
मौर्य काल में जो न्याय प्रशासन, जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि मुगल काल में न्याय प्रशासन भी काफी क्वालिटी वाला था, और दीवानी और फौजदारी जो वर्गीकरण आज आप देखते हो वो वर्चुअली उसी समय डेवलप हुआ था, समझ रहे हैं। और ऊपर से नीचे तक न्याय प्रशासन की व्यवस्था पुख्ता था। मैंने अभी जहांगीर का उल्लेख किया कि जहांगीर के शासनकाल में न्याय का जंजीर बनाया गया था, समझ रहे। और दो अधिकारी होते थे जो न्याय की व्याख्या करते थे, काजी और मीर बहाल। के काजी जो होता था वो क्या करता था, अपराध के बारे में सूचना लेता था और मोरवल उस पर न्याय सुनाता था, समझ रहे। तो इस पर जरा आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए, समझ रहे। टर्मिनोलॉजी में हो सकता है इधर उधर चेक कर लेना, समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक चीज पूछा सकता है कि अकबरनामा किसने लिखा, अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है, आईने अकबरी किसको कहते हैं, समझ रहे। अकबर और अशोक में श्रेष्ठ कौन हुआ, ये सब जैसे जनरल क्वेश्चन जो बनते हैं वो पूछा जा सकता है, समझ रहे। फिर आपको बहुत हुआ तो मनसबदारी व्यवस्था क्या है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। न्याय की जंजीर क्या थी उस समय, तो ये सब चीज को थोड़ा बेहतर तरीके से देख लेंगे, हमें लगता है काफी अच्छा रहेगा। मुगल काल में जो सबसे खासियत थी, दो उसके खास, एक न्याय प्रशासन, एक वित्त प्रशासन। वित्त प्रशासन वाला उसका बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था, क्योंकि ये दो व्यवस्था को ब्रिटिश ने बड़ी लंबे अवधि तक बनाए रखा, उसको छेड़ा नहीं। तो वित्त प्रशासन में उन्होंने खास तौर पर अकबर के शासनकाल में भूमि का सर्वेक्षण कराया गया था। भू राजस्व राज्य का मुख्य स्रोत होता था राजस्व का, और वह ऊपर के आधार पर निर्धारित होता था। वह कुल उपज का 1/3 से 1/6 हिस्सा होता था, समझ रहे हैं। और बड़े अधिकारी होते थे, जैसे पटवारी हो गए, फिर आप अमल कह सकते हो, कानूनगो हो गए, अमलगुजार हो गए, आमिल हो गए, समझ, ये सब उच्च अधिकारी होते थे, दीवान हो गए, ये सब राजस्व प्रशासन से जुड़े हुए थे, समझ रहे हैं। तो आप देखते हो कि मुगल प्रशासन भी मौर्यकालीन प्रशासन जैसा ही सुव्यवस्थित था, और उसका ये भारतीय शासन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे आप देखते हो आज के प्रशासन में बहुत सारे चीज जो है मौर्य प्रशासन के वो भी अस्तित्व में, और मुगल प्रशासन के वो भी अस्तित्व में। जैसे आप देखते होगे समाहरणालय, आज भी हम लोग बहुत जगह कलेक्ट्रेट को कहते थे, जो मौर्य काल में कहा जाता था। समाहर्ता जो आज हम लोग बोलते हैं, उस समय भी समाहर्ता होता था, अभी भी समाहर्ता ही कहलाता है जिला कलेक्टर को, समझ रहे हैं। फिर आज भी व्यवहार न्यायालय बोलते हैं, तो व्यवहारिक उस समय न्यायपालिका न्यायाधीश को कहते थे, अभी व्यवहार न्यायालय वगैरह बोलते हैं। और उधर देखो मुगल काल में अगर देखा जाए तो मुगल काल में दीवानी हुआ, फौजदारी हुआ, समझ रहे हैं। फिर आप कह सकते हो सदर हुआ, मुफस्सिल हुआ, ये सब जो होता है, दाखिल खारिज हुआ। तो जो कैबिनेट व्यवस्था का आज हम लोग देखते हैं, उसका सबसे पहले शुरुआत उस समय हुआ। लिखित व्यवस्था, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स, उसका शुरुआती मौर्य काल में हुआ, मुगल काल में हुआ। तो कैबिनेट सिस्टम, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और रिटन डॉक्यूमेंटेशन, समझ रहे हैं, ये सब जो है इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था मुगल कालीन प्रशासन का भारतीय प्रशासन पर। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। अब यार हम लोग देखते हैं ब्रिटिश कालीन प्रशासन। जैसा कि आपने शुरुआत में बोला कि भारतीय प्रशासन जो है वह भले वर्चुअली क्या है, वह जो हुआ आपका मूल्यों का सिलसिला सदियों पुराना है, परंतु मौजूदा ढांचा ब्रिटिश शासन काल का देन है। तो जो भारतीय प्रशासन का मौजूदा स्वरूप आप देख रहे हो, वह ब्रिटिश काल में डेवलप हुआ है। और ब्रिटिश भारत में शासन करने के लिए नहीं आए थे, वो तो आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन भारत में उनको एक अच्छा उपयुक्त प्रशासनिक अवसर मिला, और कालक्रम में वह देश के सर्वाधिक सशक्त और राजनीतिक प्रशासनिक सत्ता के रूप में स्थापित हो गए। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार के लिए आगमन हुआ, समझ रहे हैं। उस समय ब्रिटिश जो होते थे, मतलब क्या कहते हैं, शासन कुछ सिमटा हुआ था, मतलब कह सकते हो कि शुरू के दिनों में 3 उसके प्रांत थे। शुरू में तीनों के अपने अपने गवर्नर होते थे, और तीनों मतलब के ऊपर जो होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्निंग बॉडी था,
उन सबको मैनेज करता था। समझ रहे? फिर आप देखते हो कि जैसे जैसे भारत में परिस्थितियां बदलते गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में परिस्थितियां अनुकूल होते गई, वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का भी दबाव बढ़ा और इस नियंत्रण बढ़ा, और इसी परिप्रेक्ष्य में 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम आया। यह पहला अधिनियम था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप शुरू किया, और यह पहला अधिनियम था जो भारत में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना का आगाज भी किया। तो 1773 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित करने का प्रावधान किया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और शेष 2 प्रांतों के गवर्नर को उसके अधीनस्थ कर दिया गया, वगैरह वगैरह। तो 1773 से जो ब्रिटिश प्रशासन का एक मतलब कर सकते हो व्यवस्थित विकास आरंभ हुआ, जो 1857 तक चलता रहा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। तो इस बीच में क्या क्या आया, जैसे 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया, फिर 1793 में चार्टर अधिनियम आया, 1813 में चार्टर अधिनियम आया, 1833 में चार्टर अधिनियम आया, 1853 में चार्टर अधिनियम आया। इनको हम राज आज्ञा कहते थे, और इनके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का अगले 20 वर्ष के व्यापार का अधिकार को बढ़ाने का मतलब आदेश निर्गत किया जाता था चार्टर अधिनियम के माध्यम से। 1833 का चार्टर अधिनियम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहते हैं आपका भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल तो वारनिवेल क्या बने थे, और हेस्टिंग बने थे, और इसमें किसको बनाया गया, विलियम बेंटिक को बनाया गया भारत का पहला गवर्नर जनरल। फिर विधायिका की स्थापना का आगाज किया गया। फिर इसमें आप देखते हो जो संरक्षण प्रणाली के आधार पर भर्ती हो रहा था उसको समाप्त करके योग्यता प्रणाली अपनाने का पेशकश किया गया, हालांकि इसको स्वीकार नहीं किया गया। इसके अलावा जो कंपनी का व्यापारिक क्रियाकलाप थे उसको समाप्त कर दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहां भारत में जो जो भूमि का अधिग्रहण कर रखा था उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ, और सत्ता का केंद्रीकरण किया गया। जो गवर्नर जो बॉम्बे थे, मद्रास थे, इन सब प्रांतों के अधिकार का केंद्रीकरण कर लिया गया। समझ रहे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था ईस्ट इंडिया मतलब कह सकते हो 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा क्या किया गया था, सत्ता का केंद्रीकरण का प्रयास। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, और इसके द्वारा आपने देखा किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप को सीमित कर दिया, समाप्त कर दिया गया, और यह पूरी तरह शासकीय इकाई बन गया। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें थी। एक तो ये बातें थी कि जो अब तक जो नौकरियां होती थी इससे लोगों को वह संरक्षण के आधार पर होता था, तो इसको समाप्त करके अब मतलब खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली अपनाया गया। और दूसरा था गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी परिषद था उसमें कार्य को 2 वर्गों में बांट दिया गया, कार्यकारी का, प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य। सर इसी तरह से विधायिका का जो विकास का क्रम आगे बढ़ा। समझ रहे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा कि जो आप बोलते हो पहले तो विधि सदस्य आया, फिर विधायिका का मतलब कह सकते हो कार्य विधायी सदस्य अलग हो गए, वही विधायिका बने, कार्यकारी सदस्य अलग हो गए जो कार्यपालिका बने, जो मंत्रिमंडल कह सकते हो। तो आप देख सकते हो कि अब गवर्नर जनरल का अधीन 2 परिषद हो गया, कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद। तो कार्यकारी परिषद हो गया जो मंत्रिमंडल बना, और विधायी परिषद हुआ वही बाद में क्या बना, संसद बना। समझ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हुआ। 1857 के क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, और शासन किसने ले लिया, इस ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। तो 1858 में भारत सरकार अधिनियम, समझ, इसको हम लोग कह सकते हैं अच्छे प्रशासन का अधिनियम कहते हैं, क्योंकि जो 1857 का जो क्रांति हुआ था वह भारत पर जबरन मतलब कह सकते हो शासन थोपने और शासन में भारतीयों को अलग रखने का विरोध के कारण हुआ था। तो क्राउन जो सत्ता अपने हाथ में ली तो उन्होंने घोषणा किया कि वह भारत पर अब आगे कोई जबरन कानून नहीं थोपेगी और भारतीयों को शासन में भागीदारी देगी।
इसीलिए इस शासन को, इस अधिनियम को क्या कहा जाता है, अच्छे शासन का अधिनियम कहा जाता है। और इसमें मतलब गवर्नर जनरल का नाम स्थान वायसराय हो गया। कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है मतलब वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या फर्क है, तो आप बतलाओगे। जब वह क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था तो वायसराय कहलाता था, और जब शासकीय कार्य करता था तो गवर्नर जनरल कहलाता था। तो पहला भारत का गवर्नर वायसराय कौन हुए, तो लॉर्ड कैनिंग हुए। क्लियर। और अंतिम, तो आप क्या बोलोगे, अंतिम कौन, माउंटबेटन होंगे जो ब्रिटिश हुए। और भारतीय में बोला तो सी राजगोपालचारी बुला सकता है। समझ रहे हैं कि गवर्नर जनरल हो गया सी राजगोपाल, भारतीय गवर्नर जनरल हो गया सी राजगोपालचारी। अंतिम माउंटबेटन कहलाएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो 1858 में जो भारत सरकार अधिनियम आया उसके तहत मतलब कह सकते हो कि एक पद सृजित किया जिसको भारत का राज सचिव पद कहते हैं, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। समझ रहे, और भारतीय मामलों का प्रभारी था, और भारतीय मामलों के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। कि उसके सहायता के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद था जिसको हम भारतीय परिषद कहते हैं। समझ रहे, इंडियन काउंसिल। और वह भारत में गवर्नर जनरल के माध्यम से काम करता था। क्लियर है। 1858 भारत सरकार अधिनियम, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम, 1935 में भारत सरकार अधिनियम, और 1919 में भारत सरकार अधिनियम, और 1935 में भारत सरकार अधिनियम। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले तक ब्रिटिश शासन द्वारा लाया गया मुख्य अधिनियम है। समझ रहे हैं। जैसा कि आप देखते हो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा शासन में भारतीयकरण का प्रयास आरंभ हुआ। भारतीयों को शामिल करने की व्यवस्था, भारतीयकरण किया गया। समझ रहे हैं। 1852-92 में आप कह सकते हैं प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था की गई, निर्वाचन की व्यवस्था की गई कि निर्वाचन 1892 में 61 में प्रतिनिधित्व देकर भारतीयकरण का प्रयास किया गया, और गवर्नर जनरल के विधायी परिषद में कुछ भारतीयों को गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया। 1852 में क्या किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 1909 का भारत सरकार अधिनियम जो है, भारतीय परिषद अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको मिंटो मॉर्ले सुधार भी कहते हैं। समझ रहे हैं, जो मॉर्ले मिंटो सुधार, इसमें क्या किया गया था, इसमें कहा गया था कि धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसे कॉमनल अवार्ड भी कहते हैं, जो आज के तारीख में भारतीय प्रशासन के लिए सबसे सरदर्द बना हुआ। उसी समय इसके आगाज हुई थी। लॉर्ड मिंटो कहा जाता है कि वो भारत में संप्रदायवाद के जनक थे। उन्होंने सांप्रदायिकता को वैधानिक जामा पहनाने का काम किया। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद बहुत इस मायने में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो हुआ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से प्रांत स्तर पर द्वैत शासन लागू किया गया। फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। जो केंद्रीय विधायिका था वो द्विसदनीय बना दिया गया। फिर गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी परिषद था उसमें 6 सदस्य होते थे, उसमें 3 सदस्य भारतीयों को बनाने का प्रावधान किया गया। समझ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक्ट था भारतीय सरकार अधिनियम 1919। आप देखते हो कि जैसे जैसे 1857 के बाद शासन आगे बढ़ा है, वैसे वैसे भारतीयकरण का प्रक्रिया तेज हुआ है। और 1947 आते आते तो ब्रिटिश पूरी तरह शासन भारतीयों को सौंपकर ब्रिटेन चले गए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होता है यहाँ पर। तो आप देखते हो 1861 में 1919 में बहुत महत्वपूर्ण चेंज किया गया कि प्रांत स्तर पर द्वैत शासन को कहते हैं, डायआर्की कहते हैं। डायआर्की मतलब डाय मतलब 2, आर्की मतलब शासन, यानी गवर्नर अब 2 तरह से शासन करेगा। एक शासन कुछ विषयों का शासन वह भारतीय मंत्रियों के परामर्श पर करेगा और प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा। अब कुछ विषयों का प्रशासन गवर्नर कैसे करेगा, अपने कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से करेगा, और विधायिका के प्रति गैर जवाबदेह रहेगा, प्रांतीय विधायिका के प्रति। तो इस तरह की व्यवस्था की गई। हालांकि एक्सपेरिमेंट बहुत दिन तक चला नहीं, समझ रहे। फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, उसमें उसी चीज को दोहराया गया
कि केंद्र स्तर में क्यों न द्वैत शासन लाया जाए। फिर प्रांत स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। अब था कि गवर्नर को प्रांत में पूरी तरह मंत्रिय परिषद के परामर्श में काम करना था और प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह होना था। इसके अलावा इसमें और भी काम किया गया कि गवर्नर मतलब अखिल भारतीय परिसंघ का प्रावधान किया गया कि देशी रियासत और कह सकते हो ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ बनेगा। हालांकि देशी रियासत इसके लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा उस समय 11 प्रांत थे, जिसमें 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। समझ रहे, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 कह सकते हो ब्रिटिश काल में मतलब प्रशासनिक सुधार का सबसे अंतिम महत्वपूर्ण प्रयास था। उसके बाद तो जो कुछ भी हुआ सब स्वतंत्रता संग्राम को पैसिफाई करने के लिए हुआ, सत्ता हस्तांतरण करने के लिए हुआ। 1935 तक जो प्रयास हुए वो भारत में ब्रिटिश शासन को कंसोलिडेट करने के लिए किया गया। समझ रहे, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधान भी अधिकांश प्रावधान लागू नहीं हो पाए। इस कारण जो देश आजाद जब 1947 में हो रहा था तो भारत सरकार इसके अधिनियम के तहत ही मोरलेस काम कर रहा था। समझ रहे, तो इस प्रकार आप देखते हो कि ब्रिटिश शासन काल में भारतीय प्रशासन का चौमुखी विकास हुआ। चाहे केंद्रीय प्रशासन ले लो, चाहे प्रांतीय प्रशासन ले लो, लोक सेवा ले लो या फिर द्वितीय प्रशासन ले लो, हर क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। समझ, इसको जरा आप बेहतर ढंग से देख लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन बनता भी और बैकग्राउंड के हिसाब से भी सही बनता है। जैसे आप बोला प्रांतीय प्रशासन में क्या विकास हुआ, तो आप बोलोगे प्रांतीय प्रशासन में शुरू के दिनों में तो 3 प्रांत हैं। समझ, फिर बाद में और भी प्रांत जब जुड़े तो प्रांत 2 वर्गों में बढ़ गए, रेगुलेटिंग प्रांत और नॉन रेगुलेटिंग प्रांत। तो रेगुलेटिंग प्रांत वो थे जो अलग अलग अधिनियम से रेगुलेट होते थे। सब प्रथम 3 बंगाल, मद्रास और बॉम्बे आते थे, और बाद में जो प्रांत जुड़े जैसे असम हुआ, उसके बाद पंजाब हुआ, ये सब नॉन रेगुलेटिंग प्रांत में आते थे और ये एक कॉमन लॉ से गवर्न होते थे। फिर ब्रिटिश का क्राउन के काल में प्रांतों को 3 वर्गों में बांटा गया था, गवर्नर के प्रांत, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रांत और चीफ कमिश्नर के प्रांत। समझ, चीफ कमिश्नर जो उत्तर पूर्वी भारत में थे उन लोगों को चीफ कमिश्नर, छोटे प्रांत को लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रांत और बड़े प्रांत को गवर्नर का प्रांत कहा गया। समझ रहे, 1833 में जो अधिनियम आया था उसके द्वारा सत्ता का केंद्रीकरण किया गया। 1861 में विकेंद्रीकरण करने का प्रयास, 1861 के भारतीय संसद में विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। 1919 में प्रांत स्तर पर द्वैत शासन लागू हुआ और 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। है कि नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट। जिसको आप संसद कहते हो, जिसकी उत्पत्ति का अगर विकास देखा जाए, 1810 में विधि सदस्य, 1853 में कार्यकारी कार्य और विधायी कार्य अलग हो गए और कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद बना। 1861 में विधायी परिषद में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। 1892 में निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। 1892 में ही बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का विधायी सदस्यों को अधिकार दिया गया। फिर 1909 में प्रांतीय विधायिका सदस्यों का अधिकार को बढ़ाया गया और संख्या को बढ़ाया गया। 1919 में आप देखते हो प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ और द्विसदनीय विधायिका कर दिया गया। तो इस प्रकार आप देखते हो कि बड़ा इंपॉर्टेंट विधायिका का विकास हुआ ब्रिटिश काल में हुआ। क्लियर है। फिर आप देख सकते हो कि कार्मिक प्रशासन में ये जबरदस्त विकास हुआ। शुरू के दिनों में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कहा था कि वह भारत में लोक सेवा की नींव रखी। फिर वारेन हेस्टिंग को लोक सेवा की नींव रखी, जो 1772 उन्होंने कलेक्टर पद का निर्माण किया। वारेन कॉर्नवालिस को लोक सेवा का जनक कहा था। उन्होंने लोक सेवा को 2 वर्गों में बांटा, कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड, अनुबंधित लोक सेवा और गैर अनुबंधित लोक सेवा। उस दौरान ब्रिटेन के जो बड़े यूनिवर्सिटी थे वहीं से ब्रिटिश युवाओं को डायरेक्ट लोक सेवा में लिया था, तो उनका वेतनमान वगैरह बहुत सही था। उनको प्रवेश के पहले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होता था, इसलिए उन्हें अनुबंधित सेवा कहते थे। समझ रहे, कन्वेंटेड कहते थे। और जो बाकी जो भारतीय लोग उसको अनकन्वेंटेड कहते थे,
गस्टेड और नॉन गस्टेड टाइप का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, फिर आप देखते हो उस समय संरक्षण के आधार पर नौकरी होती थी और प्रशिक्षण जो होता था इंग्लैंड में होता था। 1800 ईस्वी में समझ रहे हो, इनको भारत में वेलेस्ली द्वारा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार नहीं हुई, इस कारण इसे समाप्त कर दिया गया। और 1806 में हेलेबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया और वहीं प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। तो समझ रहे हैं, फिर क्रॉन ने जो शासन अपने हाथ में ले लिया, फिर इंग्लैंड के जाने माने विश्वविद्यालयों में इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी गई। समझ रहे हैं, और फिर आप देखते हो कि जब विश्व युद्ध के समय लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो ब्रिटेन भेजा जाना शुरू नहीं हुआ, तो सबसे पहले देहरादून में मतलब कसरत ट्रेनिंग कैंप खोला गया इन लोगों के लिए। फिर दिल्ली में मेटकॉफ हाउस खोला गया, फिर शिमला में IAS स्टाफ कॉलेज खोला गया। फिर सबको मिलाकर 1959 में आप देखते हो मंसूरी में राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी खोला गया, जो IAS का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। क्लियर है, तो इसको जरा देख लेना होगा। जो अखिल भारतीय सेवा जिसको हम कहते हैं, अखिल भारतीय सेवा जो हुआ वह उसमें 3 कौन कौन आता है अखिल भारतीय? IAS आता है, ICS IPS आता है, IFS आता है। तो IAS जो है ICS का ही नवीन रूप हुआ। ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1855 में। कर सकते 1855 में पहला एग्जाम हुआ था ICS का। मैकाले इसका जनक कहा क्योंकि मैकाले के अनुशंसा पर ही एग्जाम हुआ था। 1853 के 4वें दिन में मैंने बताया खुली प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई थी और 55 में पहला एग्जाम हुआ था। तो मैकाले को ICS का जनक कहा जाता था। भारतीयों को भी कहा गया था कि आप आके यहाँ दे सकते हो, लेकिन शुरू में तो नहीं। 1864 में पहली बार सत्येंद्रनाथ टैगोर उसमें प्रवेश किया और प्रथम भारतीय ICS बने। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर भारतीयों को भी सिविल सेवा में भागीदारी की व्यवस्था के लिए संवैधिक लोक सेवा किया गया। फिर इस बीच 2-3 आयोग बना, जैसे एचिसन आयोग, इस्लिंगटन आयोग, ली आयोग वगैरह वगैरह। इस एचिसन आयोग के अनुशंसा पर शाही सेवा, प्रांतीय सेवा, अधीनस्थ सेवा बनाया गया। इस्लिंगटन आयोग के अनुशंसा पर उसे क्लास 1, क्लास 2 वगैरह में बांटा गया। ली आयोग के अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग की स्थापना का अनुशंसा किया गया। समझते आप देखते 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। वही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग बना और रॉस बारकर जो थे वह पहले अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के। मद्रास पहला राज्य है जहाँ 1929 में प्रांतीय लोक सेवा आयोग बना। हालांकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में सभी प्रांतों में लोक सेवा आयोग बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर उसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा जिसको आप बोलते हो, अखिल भारतीय सेवा शब्द 1918 में सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? M.E. गॉन्टलेट द्वारा। समझ उन्होंने यह शब्द का इस्तेमाल किए थे। उस समय वह राज सचिव के अधीन सेवा कहलाता था। समझ उस समय जिस समय 1919 के भारत सरकार अधिनियम लागू हो रहा था, उस समय भारत में करीब का 8 अखिल भारतीय सेवा टाइप का सेवा था। फिर जो बहुत सारे विषय 1919 में प्रांतों पे चल गए तो इसका संख्या घट के 5 हो गया, फिर घट के 3 हो गया। और जब देश आजाद है उस समय केवल 2 अखिल भारतीय सेवा थे, ICS और IP, जो 1947 में IAS बन गए और IPS बन गए। और बाद में एक और अखिल भारतीय सेवा भारतीय वन सेवा बना, तो वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा। तो इसको जरा अखिल भारतीय सेवा का कंटिन्यूटी पर भारत में काफी मतभेद रहा। शुरू में जब देश आजाद हुआ तो फिर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि यह ब्रिटिश शासनकाल का देन है और वह उपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया। लेकिन पटेल के व्यक्तिगत प्रयास के कारण यह कंटिन्यू रहा, इसीलिए पटेल को अखिल भारतीय सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो देख लीजिएगा कि लोक सेवा की नींव किसने रखी, लोक सेवा का जनक कौन है, ICS का जनक कौन है और अखिल भारतीय सेवा का जनक कौन है, ये सब थोड़ा सा देख लेना होगा आपको। पहला ICS भारतीय कौन बने, ऐसा सबको चाहिए देख लेना। फिर उसी प्रकार आप देखते हो वित्त प्रशासन में भी अच्छा खासा विकास हुआ। 1753 में ही आप देखते हो
भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग बन गया। 1810 में वित्त विभाग बना, वही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वित्त मंत्रालय बना। 1857 में महालेखा परीक्षक पद का निर्माण किया गया। क्लियर है, महालेखा परीक्षक पद का निर्माण किया गया। फिर आप कह सकते हो 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रयास। 1860 में भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। 1892 में बजट पर चर्चा करने के लिए विधायी सदस्यों को अधिकार दिया गया। 1919 में आप देखते हो लोक लेखा समिति की स्थापना की गई। 1921 में रेल बजट को समान बजट से अलग करने का प्रावधान किया गया। 1919 में ही महालेखा परीक्षक को कार्यकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में महालेखा परीक्षक का दर्जा जो संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान कर दिया गया। तो इस तरह से आप यहाँ पॉइंट आउट कर सकते हो। क्लियर है। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि वित्त ये न्याय प्रशासन का ढांचा बदलेगी, तो 1773 में देखते हो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 1793 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा किया गया। 1861 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सभी प्रांतों में उच्च न्यायालय सभी प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में संघीय न्यायालय स्थापना करने का प्रावधान किया गया। वही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1860 में जो है ना आईपीसी और 61 में आईपीसी और सीआरपीसी का कोडिफिकेशन किया गया। ठीक है, याद रहेगा। फिर आप देख लो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसे बना। तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था देख सकते हो 1772 में कलेक्टर का पद बना, समझ रहे हैं। और उसे किस चीज का काम दिया गया, राजस्व संग्रह और कानून व्यवस्था का काम दिया गया, समझ रहे हैं। ये चीज आपको जरा बेहतर ढंग से वर्कआउट कर लेना चाहिए पुलिस वाला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो होते हैं पुलिस सेवा को ऑप्ट करते हैं, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है आपको, समझ रहे कि पुलिस के बारे में कि कैसे कैसे व्यवस्था बनी है, समझ रहे। उसके बाद बतलाइए 1861 में जो भारतीय पुलिस अधिनियम बना, समझ रहे हैं, उसमें कलेक्टर को ही कानून व्यवस्था का रिस्पॉन्सिबल बनाया गया और एसपी को उसके अधीनस्थ रखा गया, समझ रहे हैं। और ये व्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कंटिन्यू रह गया। मैं जब कानून व्यवस्था वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा तो मैं वर्कआउट कर लूंगा, अभी मेरे मेमोरी में नहीं आ रहा है। जो आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, और देख लेना एसपी पद कब सृजित किया गया, डीएसपी पद सृजित कब किया गया, पहला थाना बॉम्बे में कब बना था, वगैरह वगैरह आप चेक कर सकते। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1860 में जो बना था उसके बारे में भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस सब पर आप वर्कआउट कर लेना। ठीक है, ओके।